सभी मूल निवासी बहुजनों को शाहू छत्रपति महाराज के जयंती के अवसर पर हार्दिक हार्दिक बधाई। जैसा कि आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय शाहू छत्रपति महाराज का स्टेटमेंट है। उनका सभी मूल स्टेटमेंट निवासी है बहुजनों को 21 जुलाई 1920 शाहू छत्रपति दक्कन के ब्राह्मण यानी चित्पावन ब्राह्मण पूरे भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ा संकट सिद्ध होंगे। शाहू छत्रपति महाराज की यह भविष्यवाणी आरएसएस और कांग्रेस के संदर्भ में सिद्ध हुई है। क्या इससे बहुजन समाज कोई सबक नहीं लेगा? एक विचार मंथन। शाहू छत्रपति महाराज ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट एक उनके निजी खत में है और 1920 को उन्होंने दिया हुआ ये स्टेटमेंट है। बॉम्बे प्रांत के प्रमुख अधिकारी मिस्टर मॉन्टेगमेरी इन्हें उन्होंने खत लिखा है। वो खत एक खास संदर्भ के साथ है और वो संदर्भ भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी और अंग्रेज लोग नॉन ब्राह्मिन्स लोगों के बारे में शायद पक्षपाती हो सकते हैं और ब्राह्मणों के दबाव में आकर नॉन ब्राह्मीण लोगों को अधिकार नहीं दे सकते हैं, इसका आशंका शाहू छत्रपति महाराज को हुआ और उन्होंने अंग्रेज अधिकारी मिस्टर मॉन्टेगमेरी इनको उन्होंने खत लिखा। वो खत का मुख्य बिंदु इस तरह से जो शाहू छत्रपति महाराज उनके लेटर में कहते हैं, विषय वस्तु को समझने के लिए इस संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा, ब्राह्मण लोग स्वयं शासन और स्वयं निर्णय के तत्व कल्पनाओं का इस्तेमाल करके वे सरकार के विरोध में लोगों को भड़का रहे, गलतफहमी और अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ वर्णाश्रम धर्म की विचारधारा प्रसारित करके अलग अलग जातियों में अविश्वास और विभाजन की बीज बो रहे हैं। इस तरह संगठित प्रयासों से उनके रास्ते में आने वाले हरेक विरोधी तत्वों को वे कमजोर कर रहे हैं। लाखों लाखों लोगों को अंधे फॉलोअर बनाकर इस्तेमाल करना यह ब्राह्मणों का उद्देश्य है। महाराष्ट्र को उनका मुख्य केंद्र बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा है और महाराष्ट्र से ही समूचे भारत पर वर्चस्व स्थापित करने की उनकी इच्छा है। इस तरह दक्कन के ब्राह्मण अर्थात चित्पावन ब्राह्मण यह पूरे भारत के लिए एक बड़ा संकट सिद्ध होंगे और ब्राह्मणेतर लोगों को उनके वर्चस्व से मुक्त करके और ब्राह्मणों को कमजोर करके ही उनका धोखा रोका जा सकता है। शाहू छत्रपति महाराज ने इस खत में उस समय जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी उसका इसके अंदर बखान किया है और उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि अगर आज ब्राह्मणों को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर ब्राह्मण लोगों को जो हमारे बहुजन लोगों को अंधे फॉलोअर बनाकर यूज कर रहे हैं और अलग अलग जातियों में हम लोग बटे ही है, मगर राजनीतिक हक बहुजन समाज को न मिले इसके लिए वे लोग झगड़े कर रहे हैं। और शाहू महाराज ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र ब्राह्मणों का, चित्पावन ब्राह्मणों का केंद्र है और वो महाराष्ट्र से ही पूरे भारत पर आने वाले समय में धावा बोलने वाले, कब्जा करने वाले हैं, ऐसा शाहू महाराज ने इस खत में लिखा है। और साथ में यह भी कहा कि बहुजन समाज के लोगों को
उनके राजनीतिक सामाजिक अधिकार देना होगा और तभी ब्राह्मणों का वर्चस्व कंट्रोल किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह खत है, इस संदर्भ को आज के वर्तमान रेफरेंस में हमको समझना होगा। शाहू छत्रपति महाराज कोल्हापुर रियासत के संस्थानिक है। शाहू छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान के, भोसले खानदान के, और सही मायने में शाहू छत्रपति महाराज ने छत्रपति के वारिस होने का, सच्चे वारिस होने का अपना कर्तव्य निभाया। जीवन भर ब्राह्मणों से संघर्ष किया। शाहू छत्रपति महाराज का सबसे बड़ा संघर्ष वेदोक्त प्रकरण से शुरू होता है। राजोपाध्याय पुरोहित उनका अपमान करता है पुराणोक्त मंत्र बोलकर। शूद्रों के लिए पुराण के मंत्र बोले जाए और ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए वेद के मंत्र बोले जाए, यह ब्राह्मणों का सिद्धांत है। शाहू छत्रपति महाराज का अपमान होने के बाद राजोपाध्याय को निकाल दिया जाता है और राजोपाध्याय तिलक के कहने पर लॉर्ड कर्जन से पत्राचार करता है और तिलक वेदोक्त प्रकरण पर केसरी नामक अपने अखबार में शाहू छत्रपति महाराज को शूद्र कहकर अपमानित करते हैं। ब्राह्मण लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को इसी तरह शूद्र कहकर अपमानित किया था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजस्थान से अपनी वंश की लिस्ट मंगवाई सिसोदिया घराने की और कायस्थ लोगों ने उनको साथ सहयोग दिया। गागा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जैसा शूद्र कहकर अपमान किया था, उसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू छत्रपति महाराज का भी अपमान किया। शाहू छत्रपति महाराज ने ब्राह्मणों से फाइट किया, ठंडे दिमाग से फाइट किया। आगे चलकर शाहू छत्रपति महाराज ने राजोपाध्याय, जिसको सालाना 35,000 रुपए मिलता था, उस राजोपाध्याय का वेतन देना बंद किया और उनके पुरखों ने राजोपाध्याय और अन्य ब्राह्मणों को जो जमीनें दी थी उसको वापस ले लिया। इसलिए उन्होंने कोल्हापुर संस्थान ही खारिज किया जाए, ऐसा लॉर्ड कर्जन के साथ पत्राचार किया है। ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें पता चलते हैं। मगर वेदोक्त प्रकरण के लड़ाई में पर्दे के पीछे तिलक है। जिन लोगों ने शाहू छत्रपति महाराज का जीवन चरित्र लिखा है, वो लोग तिलक के बदमाशियों को छुपाने का काम करते हैं। जैसे कि धनंजय कीर ने भी ये काम किया। यदि फड़के जो ब्राह्मीण हैं, उन्होंने भी शाहू छत्रपति महाराज के ऊपर किताब लिखी और ब्राह्मणों को बचाने का काम किया और तिलक और शाहू महाराज की जबरन दोस्ती दिखाने का काम किया है कि वैसा है नहीं। शाहू छत्रपति महाराज ने वेदोक्त प्रकरण की लड़ाई लड़ने के बाद ब्राह्मण की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई और वो यह प्रतिक्रिया आई कि पूना के तिलक के ब्राह्मण के कहने पर कोल्हापुर संस्थान के 3 ब्राह्मण महिलाओं ने ब्रिटिश हेडक्वार्टर लंदन में खत लिखे और उस खत में लिखा कि शाहू छत्रपति महाराज ने हमारी इज्जत लूटी है। यानी शाहू छत्रपति महाराज पर चरित्र हनन का आरोप लगाया। जब ब्राह्मण कानूनन हार गए तो शाहू छत्रपति के संस्थान को खत्म करने के लिए अंग्रेज लोगों के पास गुप्त खत भेजे गए और शाहू छत्रपति महाराज ने ये जो गंभीर आरोप लगाए गए इसकी छानबीन करने का आग्रह किया और कहा कि इसके पीछे जो माइंड है ये बाल गंगाधर तिलक है, मैं जानता हूं। उसकी इंक्वायरी की गई, शाहू महाराज निर्दोष सिद्ध हुए। यानी शाहू महाराज जो लड़ाई लड़ रहे हैं
वो खुलेआम ब्राह्मणों के सामने लड़ रहे हैं और हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार देने में वो अंग्रेजों से भी लड़ रहे हैं। फुले शाह अंबेडकर का जो आंदोलन चला वो दो तरह का संघर्ष के आधार पर चला। एक तरफ ब्राह्मणों के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, संघर्ष करना, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई करना। फुले शाह अंबेडकर की एक खासियत है, उन्होंने दो तरफा लड़ाई लड़ा और हमारे लोगों को ब्रिटिश पीरियड में कुछ अधिकार देने में वो कामयाब हुए। ये खत जो जिसको हमने आज सब्जेक्ट बनाया, ये 1920 का है। 1920 में क्या हो रहा था? 1920 में शाहू छत्रपति महाराज ने इस रेफरेंस में एक खत लिखा है कि इस दरमियान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधारना कानून पारित होने वाला था। यानी भारत में जो राजनीतिक सत्ता देने का, हफ्ते हफ्ते से आजादी देने का अंग्रेज लोगों का जो ऐलान था, और आने वाले समय में पिछड़े वर्ग में ज्यादा एजुकेशन नहीं होने के कारण, संगठन का अभाव होने के कारण, जातियों में बंटने के कारण जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होगी उसमें हमारे पिछड़े वर्ग को अधिकार नहीं मिल सकता। इस बात से शाहू छत्रपति महाराज चिंतित थे। ये उसके पीछे खास संदर्भ है। शाहू छत्रपति महाराज राजनीतिक पार्टी बनाने वाले थे और उस दरमियान उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई भी थी। एक संस्थानिक राजा होने के बावजूद शाहू छत्रपति महाराज ने एक राजनीतिक पार्टी बनाने का क्या तात्पर्य? शाहू छत्रपति महाराज ये मानते हैं कि आज न कल अंग्रेज जाने वाले हैं, और जो भारत में जो व्यवस्था डेवलप हो रही है, हमें भी अपना राजनीतिक दल बनाना होगा और हमारे दबे हुए नॉन ब्राह्मण्स लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार हासिल करना होगा। इसलिए उन्होंने एक पार्टी बनाई थी इसी साल, और उस पार्टी का नाम भी उन्होंने रखा था मराठा लीग। भास्कर राव जादेव, जेधे, जवलकर, ये इन्हीं पार्टी से डेवलप हुए लोग थे। शाहू छत्रपति महाराज ही हैं कि वो समय को पहले जान रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। शाहू छत्रपति महाराज ने ही कम्युनल अवार्ड की डिमांड किया। शाहू छत्रपति महाराज ने कम्युनल अवार्ड की डिमांड किया, यानी वो कम्युनल अवार्ड के जनक है। मराठा लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं, और मराठा लोगों के साथ साथ सारा पिछड़ा वर्ग लोग ये ब्राह्मणों के गुलाम हैं, और उनको आजादी चाहिए, और वो आजादी राजनीतिक अधिकार से ही आएगी। इसलिए वो हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में खत भेज रहे थे, और लंदन में उनके कई खत को पढ़ा जाता था। शाहू महाराज ने 1916 से लेकर 1920 तक राजनीतिक अधिकार हासिल करने के लिए लगातार मेहनत किया, प्रचार किया, प्रसार किया, और बाद में राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया। बाल गंगाधर तिलक हिंसक कार्यवाही करने में अव्वल थे। बाल गंगाधर तिलक ये आतंकवाद के जनक है। ये हम नहीं कह रहे, शाहू छत्रपति महाराज कह रहे हैं। शाहू छत्रपति महाराज ने चितपावन ब्राह्मणों को आतंकवादी कहा, और उसका प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक को कहा। और बाल गंगाधर तिलक अपने आप को पेशवा की औलाद मानते थे। उनकी निजी खतों में उन्होंने गर्व भाव से लिखा कि मैं पेशवाओं की संतान हूं। और शाहू महाराज ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान से हूं, मुझे गर्व है कि वो विरासत चलाने का मुझे अवसर मिला है। बाल गंगाधर तिलक ने
जाहिर तौर पर अथनी में कहा था, सतारा संस्थान जो ब्राह्मण का संस्थान है, वहां जाकर उसने कहा था तेली, तंबोली और कुनबटों को यानी कुर्मियों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है। जो ब्राह्मण लोग आज हमें पढ़ाते हैं कि आजादी के सुरमा थे तिलक, आजादी के नायक थे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा, ऐसे बोलते थे। हम पढ़ते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं, मगर इसमें यह नहीं पढ़ाया जाता कि बाल गंगाधर तिलक ने हर जातियों का नाम लेकर कहा कि क्या तुम्हें हल चलाना है, नाई को क्या कहा क्या हजामत करनी है, कुर्मियों को कहा क्या हल चलाना है। उसी दरमियान बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र की जो अछूत जातियां हैं, महार और मांग, इन जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा था, क्रिमिनल कहा था। और जब शाहू छत्रपति महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लंदन में पढ़ाई के लिए भेजा, तो शाहू छत्रपति महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को एक खत लिखा, और जिस खत में लिखा कि तुम लंदन के धरती पर पैर रखते ही पहला काम यह करना, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर मुकदमा लंदन में दर्ज करना। शाहू छत्रपति महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर जैसे बैरिस्टर को, नौजवान उभरते हुए नेता को लंदन में जाते ही कहा कि तुम लंदन में जाते ही तिलक के ऊपर मुकदमा दर्ज करो। उसकी दो वजह होगी। नंबर एक, तिलक ने अछूत जातियों को क्रिमिनल कहना, यह पहला वजह होगी। और दूसरी वजह यह होगी कि तिलक ने सार्वजनिक फंड का अपहार किया है, भ्रष्टाचार किया है, और उसके ही शिष्यों द्वारा वो सारे दस्तावेज मेरे पास आ गए, आप वो लंदन की कोर्ट में केस लड़ो। बाबा साहब अंबेडकर भी भारत की राजनीति को देखते हुए अधूरी पढ़ाई को जल्द से जल्द पूरा करके भारत की राजनीति में कूदना चाहते थे, आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शाहू छत्रपति महाराज को खत लिखा कि मुझे नहीं लगता कि हम केस जीत पाएंगे और इसमें समय भी ज्यादा जाएगा। तो शाहू छत्रपति महाराज कहते हैं, तुम इस बात के लिए परवाह क्यों करते हो, फंड तो मेरा है, आप तो वकील हो, आपको ये केस लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? शाहू महाराज ने उस खत में लिखा, इसलिए केस को लड़ना चाहिए ताकि आप भारत में आने के पहले पूरी दुनिया और भारत के तमाम लोग जान सके कि तिलक के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाला वो कौन नौजवान है। आपके भारत में आने के पहले आपके नाम से चर्चा पूरे भारत में होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और ये महत्वपूर्ण दस्तावेजों को शाहू चरित्रकारों ने अनुल्लेख किया, इसको सामने नहीं लाया। शाहू छत्रपति महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक ही लाइन पर काम कर रहे थे, और वो लाइन थी महात्मा ज्योतिराव फुले की लाइन। महात्मा ज्योतिराव फुले की लाइन क्या है? महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं, जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक शूद्र अतिशूद्रों को अवसर है, संधि है, जल्दी करो और ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ। धनंजय कीर और यदि फड़के ने उनके शाहू चरित्र के किताब में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि शाहू छत्रपति महाराज संस्थानिक थे, खुलकर सामने नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने तिलक को चुपके से पैसे दिए, हथियार प्रोवाइड किए, और इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सेदार हुए। गलत। शाहू छत्रपति महाराज ने तिलक को कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि चिरोल का जो इंक्वायरी हुआ, उस इंक्वायरी
को सारे दस्तावेज देने का काम, मिस्टर चिरल को देने के सारे रिकॉर्ड देने का काम शाहू छत्रपति महाराज ने किया। और उस आधार पर तिलक को 9 साल का कारावास भी हुआ था। और लंदन में जो चिरल के खिलाफ जीवन के अंत में तिलक ने जो केस दर्ज किया था, वो केस लंदन में हर हालत में हारना चाहिए। इसलिए शाहू छत्रपति महाराज ने अपने संस्थान से कुछ कायस्थ लोगों को और पुणे के कुछ कायस्थ लोगों को, जिनको तिलक की अंदरूनी सारी दस्तावेजें सबूत थे, उनको भेजा था। और साउथ इंडिया के मद्रास प्रांत के डॉक्टर नायर की भी इसके लिए मदद ली थी। शाहू छत्रपति महाराज भी आजादी के आंदोलन के समर्थक नहीं थे। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले भी तथाकथित आजादी के समर्थक नहीं थे। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी तथाकथित आजादी के समर्थक नहीं थे। क्यों समर्थक नहीं थे? ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों को विदेशी कहते थे और खुलेआम कहते थे, ब्राह्मणों का यहां नहीं प्रयोजन, दे दो खदेड़ कर ज्योति कहे। यानी ज्योतिबा फुले कहते हैं, हम ब्राह्मणों के आजादी में क्यों जाए? अरे ब्राह्मणों को ही भारत से खदेड़ दो, वो विदेशी है। जैसे अंग्रेज विदेशी है, वैसे ब्राह्मण भी विदेशी। शाहू छत्रपति महाराज ने 1920 में, जून 1920 में लंदन हेडक्वार्टर के मिस्टर पीस को एक महत्वपूर्ण खत लिखा। और उस खत में शाहू महाराज ने यह बात कही, बहुत महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भीमा कोरेगांव के लड़ाई को 100 साल लगभग पूरे हो गए थे, उसके बाद का यह खत है। और शाहू छत्रपति महाराज ने नासिक में जो मराठा शिक्षण परिषद लिया था और उदोजी राव भोसले के याद में वहां एक हॉस्टल का भी निर्माण किया था। उस समारोह के अवसर पर भी इस बात का जिक्र किया था कि हम लोग होम रूल को समर्थन नहीं करते। होम रूल यानी स्वराज्य, आजादी। तिलक द्वारा एक पॉलिटिकल एक्शन कार्यक्रम शुरू किया था और उसका एनी बेजेंट और कुछ चितपावन ब्राह्मणों को साथ में लेकर उसकी स्थापना किया था और उसका नाम था होम रूल। होम रूल को कुलकर्णी लोग पैसा प्रोवाइड करते थे, तो शाहू छत्रपति महाराज ने कोल्हापुर संस्थान में होम रूल को हमारे अज्ञानी किसानों के द्वारा पैसा लूटकर होम रूल के आंदोलन को दिया जा रहा है। तो शाहू छत्रपति महाराज ऐसे राजा थे जिन्होंने जो कुलकर्णी पद जो था, रेवेन्यू पद था ब्राह्मणों का, वो रद्द कर दिया था और उसके बदले में तलाठी पद्धत लाई थी और बहुजन समाज के तमाम जातियों के बच्चों को उसमें दाखिल किया था। इससे ब्राह्मण बहुत नाराज हुए थे और कोल्हापुर संस्थान में ब्राह्मणों को पैसा नहीं मिला था, इसलिए भी तिलक और चितपावन ब्राह्मण नाराज थे। मिस्टर पीच को लिखे हुए खत में शाहू छत्रपति महाराज क्या कहते हैं? यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि शाहू छत्रपति महाराज ब्राह्मणों के आजादी को समर्थन क्यों नहीं दे रहे थे? शाहू छत्रपति महाराज ने उस खत में लिखा, प्रथम महीने में लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, वे महार जाति में आते हैं और वो अछूत समूह से हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जाति का जिक्र करने का खास संदर्भ है। महार लोगों ने, 500 लोगों ने, बहुजन लोगों ने पेशवाओं का राज खत्म किया, ईमानदार लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र करने के साथ साथ कहते हैं वो अछूत समूह से आते हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त है, प्रिय दोस्त है, और उनका क्वालिफिकेशन का भी जिक्र किया, वो हाईली क्वालिफाइड है। और आगे लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर यह हम नॉन ब्राह्मीण
लोगों का प्रतिनिधित्व आप लोगों के सामने करने वाले हैं और आप ब्रिटिश अधिकारियों को यह सिद्ध करवाने वाले हैं हमारी तरफ से कि हम नॉन ब्राह्मणी लोग तथाकथित होम रूल के अर्थात स्वराज्य अर्थात आजादी के आंदोलन को क्यों सपोर्ट नहीं करते। अगर हम लोगों ने तिलक के द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को समर्थन दिया तो पेशवा ब्राह्मणों का राज फिर से कायम हो जाएगा। ब्राह्मण लोग हमारे भोले लोगों का समर्थन लेने के लिए खुद को लोकतांत्रिक होने का नाटक कर रहे हैं, मगर वास्तव में वो वर्चस्वधारी वर्ग है। अगर हमारे लोगों ने उनको समर्थन दिया तो आने वाले समय में पेशवा ब्राह्मणों का राज स्थापित हो जाएगा और बाद में हमें ये नेचर भी नहीं बचा पाएगा। यानी शाहू छत्रपति महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के साथ ब्राह्मणों की आजादी के आंदोलन के हम समर्थक नहीं हैं, हम हमारे लोगों के आजादी का आंदोलन की डिमांड कर रहे हैं। इसकी डिमांड कर रहे हैं शाहू छत्रपति महाराज। यानी फुले शाहू अंबेडकर का आंदोलन ये दूसरे आजादी का आंदोलन था, तिलक का आंदोलन ये ब्राह्मणों के वर्चस्व का आंदोलन था। जब चिरोल का खटला हो रहा था, चिरोल की केस लंदन में चल रही थी, तो केसरी के अखबार का कोटेशन दिखाकर तिलक को पूछा गया था कि आपने केसरी में लिखा ऐसा ऐसा लिखा है कि अंग्रेज विदेशी है और अंग्रेजों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है और उन्हें भगा देना चाहिए, ऐसा आपने लिखा है, सही है? ऐसा उन्हें पूछा गया। तब तिलक ने लंदन के कोर्ट में जवाब दिया था, नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा है। आप संदर्भ के साथ समझिए, तिलक महोदय ने अंग्रेजों को वो भी लंदन में कहा था कि हम अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ब्राह्मणों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देंगे तो ब्राह्मण कभी भी भारत से बाहर न जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। तिलक क्या कर रहे हैं? उस समय के वाइसराय है जो उनका दूसरा गुट है, गोखले को कहा था कि कल्पना करो, उस समय के वाइसराय ने उनको कहा था कि कल्पना करो कि अगर हम अंग्रेज लोग भारत को अचानक छोड़कर चले गए तो। नंदा द्वारा लिखी गई गांधी चरित्र में यह बात का जिक्र है। गोखले ने तुरंत जवाब दिया, अगर आप अचानक छोड़ के जाओगे तो हम लगभग अपाहिज हो जाएंगे, आप कुछ ही अंतर पर पहुंच ही नहीं गए होंगे, तब तक हमारे ब्राह्मण लोग आपके पास गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि आप भारत को मत छोड़ो, भारत पर राज करो। यानी तिलक भी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए तैयार नहीं है, गोखले भी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्राह्मणों का आजादी का आंदोलन अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन नहीं था, बल्कि अल्पसंख्य ब्राह्मणों का बहुसंख्य भारतीय लोगों पर कब्जा करने का आंदोलन था। शाहू छत्रपति महाराज ही परिस्थिति को जान रहे हैं, ये बैकग्राउंड को समझ रहे हैं और इस संदर्भ को ध्यान में रखकर उन्होंने फैसला लिया कि जल्द से जल्द हमें कोई राजनीतिक पार्टी बनानी होगी। जो अंग्रेजों ने ऐक्ट बदलना शुरू कर दिया है, 1918 के बाद शाहू छत्रपति महाराज ने अलग अलग जाति समूहों में लीडरशिप तक पैदा करना शुरू कर दिया। आप देखते हो शाहू छत्रपति महाराज ने बॉम्बे रीजन में लेबर लोगों का यूनियन खड़ा किया। शाहू छत्रपति महाराज ने गोपनीय ढंग से लॉर्ड सिडनेम को 1918 में रिटर्न में मेमोरेंडम भेजा, जिसमें उन्होंने यह डिमांड किया कि जीवन के हर क्षेत्र में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम है।
चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे शासन प्रशासन हो। और ब्राह्मण लोग इतिहास के क्षेत्र में भी वर्चस्व कायम किए हुए हैं। और हमारे समाज में अज्ञानता, पढ़ाई न होने का कारण है कि ये ब्राह्मणों को ऐसा लगता है, वो ऐसा प्रचार करते हम भूदेव है। शाहू छत्रपति महाराज ने राजनीतिक पार्टी का महत्व बताते हुए कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने 29 जुलाई 1920 को मिस्टर मॉन्टेगमेरी को खत में लिखा और खुद के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सेंटर था सतारा संस्थान, उसका उदाहरण देकर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र करते हुए कहा कि मराठा लोगों को कोई नेता नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि सतारा यह मराठाओं का केंद्र होने के बावजूद वहां से चुनाव लड़ने के लिए मराठाओं का एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं रहता। यह मैं पहले से ही कहता आया हूं। मुझे सतारा जिले की यह जानकारी मिली है कि गरीब अनपढ़ मतदाताओं को एक किसी कोरे कागज पर अंगूठा लगाने को कहा जाता है ब्राह्मणों द्वारा, और उन्हें कहा जाता है कि एक खास उम्मीदवार को वोट देना है और उन्हें वोट देना बंधनकारक होगा, नहीं तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। शाहू छत्रपति महाराज कहते हैं कि सतारा जो संस्थान है उसकी यह हालत है, तो हमारे मराठाओं की क्या हालत होगी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सेंटर है सतारा, वहां पर कोरे कागज पर अंगूठा लेकर कहा जाता है कि तुम फलाने के वोट दो, नहीं तो तुम्हारा कोरा कागज का अंगूठा हमारे पास है, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट होगी। शाहू छत्रपति महाराज मराठाओं को और बैकवर्ड कास्ट के लोगों को ध्यान में रखकर डिमांड कर रहे हैं एक राजा होने के हैसियत से कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए। अंग्रेजों की डिमांड थी कि जो हिंदू नहीं है उन्हें ही सेपरेट इलेक्ट्रेट लागू हो, यानी मुसलमानों पर लागू है, सिखों पर लागू है, एंग्लो इंडियन पर लागू है। तो शाहू महाराज ने डिमांड किया कि हम भी हिंदू नहीं है, हम मराठा लोग भी हिंदू नहीं है, हम पिछड़े वर्ग के लोग भी हिंदू नहीं है। जब वेदोक्त प्रकरण की लड़ाई शाहू छत्रपति महाराज लड़ रहे थे, तब वो कह रहे थे हम क्षत्रिय है। जब वेदोक्त की लड़ाई का समय आया, तब उन्होंने कहा हम क्षत्रिय है। और तिलक ने अपने अखबार में लिखा कि हां, हम अकेले शिवाजी महाराज के वारिस होने के नाते अकेले छत्रपति शाहू महाराज को क्षत्रिय मानने के लिए तैयार है, मगर उनके सगे भाई को भी हम क्षत्रिय मानने के लिए तैयार नहीं, मराठा लोगों को भी हम क्षत्रिय मानने के लिए तैयार नहीं। यानी शाहू महाराज दांव पे से लड़ाई लड़ रहे, ब्राह्मणों का रिलीजियस डोमिनेंसी हटाने के लिए वो क्षत्रिय होने का दावा कर रहे हैं। मराठा क्षत्रिय है, मगर कौन से तरह के क्षत्रिय है? वो नागवंशी क्षत्रिय है। मराठा लोग नाग लोग है, और ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में नाग लोगों को ही असुर, दैत्य, राक्षस, दानव कहा गया, और बाद में उनको पुरुष सूक्त में शूद्र कहा है। यहां के जो मूल निवासी नाग लोग थे, इनकी ही हत्या ब्राह्मणों ने करवाई, इसीलिए वो नाग क्षत्रिय है। शाहू महाराज ब्राह्मणों से जब लड़ाई लड़ रहे, आमने सामने कह रहे हम क्षत्रिय है, और अंग्रेजों से जब अपने लोगों को अधिकार हासिल कराने की जब बात आई, तो कहा हम ब्राह्मणों के द्वारा शूद्र बनाए गए लोग हैं, और हजारों सालों से हमें शूद्र बनाया गया है, और हमारे लोगों को अगर मुक्ति चाहिए तो हमें कम्युनल अवार्ड चाहिए। शाहू छत्रपति महाराज ने कम्युनल अवार्ड की खुलकर समर्थन किया।
और जब 17 अगस्त 1917 को सर मॉन्टेग्यू को शाहू छत्रपति महाराज ने एक लंबा रिटर्न में मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम में हमारे नॉन ब्राह्मीण और मराठा लोगों को कम्युनल अवार्ड क्यों जरूरी है, सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों जरूरी है, इसका महत्व बताते हुए उन्होंने कहा क्योंकि आज भी वर्तमान समय में मराठा लोगों को इसके बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। शाहू छत्रपति महाराज के बारे में जानकारी नहीं है और जो शाहू छत्रपति महाराज के ऊपर लिख रहे हैं, जिन्होंने लिखा है, उन्होंने शाहू छत्रपति महाराज कम्युनल अवार्ड की डिमांड कर रहे थे, इसके बारे में लिखा ही नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, डॉक्टर जयसिंहराव पवार जैसे विख्यात शाहू भक्त ने कम्युनल अवार्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने और उनके लड़की ने तिलक और शाहू महाराज की दोस्ती है ऐसा लिखा। यह उनका विचार नहीं है, ये यदि फड़के और कीर का द्वारा निर्माण किया गया विचार है। शाहू छत्रपति महाराज कम्युनल अवार्ड के समर्थक थे, इस बारे में बताया नहीं जा रहा है क्योंकि यह अगर बताया जाएगा तो मराठा लोगों में स्वाभिमानी लीडरशिप खड़ी हो सकती है। यह ब्राह्मणों को डर है और कुछ लोग, विद्वान लोग ब्राह्मणों को नाराज करना नहीं चाहते। शाहू छत्रपति महाराज ने उस ज्ञापन में एक खास बात कही जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं एक छोटे ही संस्थान का एक संस्थाधिपति क्यों न हो, मगर मुझे गर्व है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मैं वंशज हूं, वारिस हूं। और उन्होंने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर का ध्येयवाद बनाकर स्वराज्य का आंदोलन शुरू किया था। मगर उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि राष्ट्रीय स्तर पर मराठाओं ने जब राज स्थापित किया, लेकिन षड्यंत्रकारी पेशवा ब्राह्मणों ने मेरे छत्रपति के वंशजों को कैद में रखकर शिवाजी महाराज के राज्य पर कब्जा कर लिया था। तब से लेकर पिछले 200 सालों से मराठा लोग यह ब्राह्मणों के राजनीतिक वर्चस्व के नीचे दबे हुए हैं। ब्राह्मण खुद को भूदेव कहता है, इसीलिए हमारे लोगों को धार्मिक रूप से उन्होंने जातियों में तोड़ा गया है और ब्राह्मण अपने आप को भूदेव कहता है और हमारे लोगों को अधिकार वंचित करता है। इसलिए मराठा और तमाम बहुजन लोगों को, नॉन ब्राह्मण्स लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र या कम्युनल अवार्ड बहुत जरूरी है, इसका उन्होंने डिमांड किया। उन्होंने पहली बात कही कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्थान को पेशवा ब्राह्मणों ने खत्म किया और हमारे ही राजाओं को कैद में रखा और पिछले 200 साल से हम लोगों को और हमारे लोगों को उन्होंने गुलाम बनाने के लिए हर तरह के षड्यंत्र किए। हमने जब 200 साल पूरे हुए छत्रपति शिवाजी 200 साल पूरे हुए भीमा कोरेगांव के बैटल को, तो उसकी मेमोरी में हमने कार्यक्रम आयोजित किया था और इसके ऊपर रिसर्च की किताब भी लिखी गई। हमने सवाल खड़ा किया था कि अगर छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई हो रही है और धोखे से क्यों ना हो छत्रपति संभाजी महाराज मार दिए जा रहे हैं, तो पूना में, महाराष्ट्र में औरंगजेब का राज आना चाहिए था क्योंकि संभाजी महाराज को उसने मार डाला। उनका राज आने के बजाय, मुगलों का राज आने के बजाय, औरंगजेब का राज आने के बजाय पेशवा ब्राह्मणों का राज कैसे आया? छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वाकर देने का काम पेशवा ब्राह्मणों ने किया। उनकी हत्या करवाने के मास्टरमाइंड यही पेशवा ब्राह्मण है। और औरंगजेब ने एक पेशवा ब्राह्मण को खत लिखा और खत में लिखा, वो एविडेंस हमारे पास है, पर्शियन भाषा में खत लिखा
खत का मायना यह है, वो कहता है तुमने तुर्बयत खान को जो कबूल किया है उसके अनुरूप रहना। तुम्हें जो जमीन दी गई है, तुम्हें जो राज दिया गया है उसका पेशकश देना। औरंगजेब कह रहा है, पेशवाओं को कह रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस को नहीं कह रहा है। तुम्हें जो मुल्क दिया गया है उसकी तुम पेशकश दो, यानी तुम रिस्पॉन्सिबल हो। नहीं तो जैसी स्थिति संभाजी महाराज की गई वैसी हम राजाराम की करेंगे और तुम लोगों की करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज के मारने के बाद पेशवा ब्राह्मण और औरंगजेब का समझौता हो गया था। ये खत औरंगजेब और पेशवाओं के बीच में हुई डीलिंग का सबूत है। इसलिए शाहू महाराज को यह बात जानकारी है। शाहू महाराज कहते हैं कि पेशवा ब्राह्मणों के कारण हम लोग राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक रूप से गुलाम बना दिए गए हैं, इसीलिए अगर हमें आजाद होना है तो हमें कम्युनल अवार्ड चाहिए। और उस मेमोरेंडम में उन्होंने कहा कम से कम मराठा लोगों के लिए 22 साल तक कम्युनल अवार्ड चाहिए। और उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मराठा लोगों के कम्युनल अवार्ड का विरोध कोई भी जाति धर्म के लोग नहीं कर रहे, केवल मात्र ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। अगर कम्युनल अवार्ड मराठा लोगों को नहीं दिया तो इन अज्ञानी मराठा लोगों का ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करेंगे और उनके जरिए से ब्राह्मणवाद मजबूत करेंगे। शाहू महाराज की बात आज भी सही है। उन्होंने दरभंगा के महाराज जो ब्राह्मण महाराज था उसका जिक्र करते हुए कहा कि अगर बिहार के असेंबली में जैसे हमारे नॉन ब्राह्मण्स लोगों के सही प्रतिनिधि नहीं गए थे तो दरभंगा के ब्राह्मण महाराज ने 10,000 लोगों के अंगूठे लिए अज्ञानी लोगों से और वहां पर यह आवाज उठाई बिहार प्रांत के असेंबली में कि देखो ये 10,000 हस्ताक्षर हमारे पास हैं कि सभी शूद्र लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाए। ये जो विधेयक आप ला रहे हो सभी लोगों को समान शिक्षा देने का, इस बात का विरोध करते हैं। दरभंगा के महाराज का उदाहरण देकर महाराज कहते हैं अगर असेंबली में हमारे प्रतिनिधि नहीं रहे तो दरभंगा के ब्राह्मण राजा ने हमारे अज्ञानी लोगों को दबाया और वहां असेंबली में हमारे प्रतिनिधि नहीं होने के कारण हमारी आवाज दब गई। शाहू महाराज इस बात को भी कहते हैं कि हमें काम के लड़ने वाले काउंसिल में प्रतिनिधि चाहिए, हाउस में प्रतिनिधि चाहिए, नामधारी नहीं चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। शाहू महाराज ने खास शब्द प्रयोग किया, हमें जो प्रतिनिधि चाहिए वो किसी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं चाहिए, वो हमारे अपने होने चाहिए। महाराज ने कम्युनल अवार्ड का महत्व समझाते हुए कहा था यही बात बाबा साहब अंबेडकर उठाते हैं, जिंदगी भर पुनः करार का विरोध करते हुए यही बात उनके दिमाग में। शाहू महाराज ने भी यही बात कहा। उन्होंने कहा इस तरह से नामधारी नेतृत्व या जातीय प्रतिनिधित्व का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि नामधारी नेतृत्व या शक्तिशाली ब्राह्मणी ब्यूरोक्रेसी का हाथ का खिलौना बनेगा। ऐसा नेतृत्व उसके समाज का ख्याल करेगा ही नहीं जिसे उन्होंने चुनकर दिया ही नहीं हो। फिर भी सरकार का नामधारी व्यक्ति के तौर पर वह समाज की वकालत करेगा, लेकिन वह दिल से नहीं करेगा। शाहू छत्रपति महाराज की बात का संदर्भ है कि शाहू छत्रपति महाराज थोपे हुए नेता, थोपे हुए मंत्री, थोपे हुए प्रतिनिधि असेंबली में नहीं जाने चाहिए, इसकी डिमांड कर रहे थे। जब महाराष्ट्र आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ और महाराष्ट्र भी आजाद हुआ और महाराष्ट्र में प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को बनाया गया, तो तरुण भारत के संपादक ने एक लेख लिखा
जैसे ही महाराष्ट्र का प्रथम मुख्यमंत्री एक मराठा हुए यशवंतराव चव्हाण, तो तरुण भारत के संपादक ने अग्रलेख लिखा, संपादकीय लिखा और उसका शीर्षक था यह राज्य मराठी का होगा या मराठाओं का होगा। यशवंतराव चव्हाण ने तुरंत उसका जवाब दिया था यह राज्य मराठी का होगा, मराठाओं का नहीं। यशवंतराव चव्हाण को दबाया गया और वाई का ब्राह्मण लक्ष्मण शास्त्री जोशी को उसका पॉलिटिकल गुरु बनाया गया और मराठा और ब्राह्मणों के बीच में समझौता हुआ कि मराठाओं को सत्ता दी जाएगी मगर सांस्कृतिक नीति धोरण तय करने का अधिकार मराठाओं के पास नहीं होगा। इसका मतलब है शाहू छत्रपति महाराज 1917 में जिस बात का उल्लेख कर रहे थे, भाकित कर रहे थे कि भविष्य में हमारे ऊपर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये हमारे समाज के किसी काम का नहीं रहेगा, वही हुआ। यशवंतराव चव्हाण का यूज किया और उनको राष्ट्रीय लेवल का सुरक्षा मंत्री भले ही बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, राष्ट्रीय लेवल का नेता बनाया, बाद में यशवंतराव चव्हाण का यूज करके फेंक दिया गया और दिल्ली के अस्पताल में उनकी हत्या तक करवाई गई। नॉमिनेटेड होने के कारण ब्राह्मणों के द्वारा मराठा लोगों का इस्तेमाल किया और यशवंतराव चव्हाण का यूज करके उनके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होने दिया। वो महाराष्ट्र आना चाहते थे और उनकी हत्या करवाई गई, ये उनके सहयोगी व्यक्ति ने कहा और खुद शरद पवार भी इस बात के लिए आग्रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ और उनकी नैसर्गिक मौत नहीं हुई। शाहू छत्रपति महाराज मराठा और नॉन ब्राह्मण लोगों को पॉलिटिकल अधिकार देने के संदर्भ में कह रहे हैं कि हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए। अगर हमें राजनीतिक अधिकार दक्कन के ब्राह्मण, चितपावन ब्राह्मण अधिकार नहीं देंगे तो आने वाले समय में ये ब्राह्मण लोग पूरे भारत पर, महाराष्ट्र पर तो कब्जा करेंगे मगर समूचे भारत पर कब्जा करेंगे। चिरोल ने जो तिलक की इंक्वायरी किया था, इस इंक्वायरी में क्या कहा गया है? शाहू छत्रपति महाराज ने एक डोंगरे नामक व्यक्ति के द्वारा उसको 2000 रुपए देकर चिरोल का दोनों वॉल्यूम मराठी में अनुवादित किया था। उस चिरोल की रिपोर्ट में, दोनों रिपोर्ट में इस बात का तथ्य है कि शाहू महाराज के परिवार को उनकी लड़की के शादी के मौके पर बाल गंगाधर तिलक मारना चाहते थे, ऐसा प्लान उन्होंने किया था। शाहू महाराज हवा में थोड़ी कह रहे कि ये ब्राह्मण खतरा बनने वाले। शाहू छत्रपति महाराज और उनके पॉलिटिकल जो एडवाइजर है मिस्टर फ्रेजर, इनको और उनकी लड़की को बम के द्वारा उड़ाने का, उनकी हत्या करने की साजिश रची गई थी। खास बात, शाहू छत्रपति महाराज को मारने में ब्राह्मण लोग कामयाब नहीं हुए, उसकी इंक्वायरी की गई, चिरोल में उस बात का जिक्र है। भारत में जो पहला फसाद हुआ वो फसाद भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया 1891 में। जब तक महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जिंदा थे, महाराष्ट्र में धार्मिक लेवल का फसाद नहीं हुआ। यानी सत्य शोधक समाज का नेतृत्व इतना मजबूत था कि बहुजन समाज में एकता थी और ब्राह्मण लोग इस एकता को तोड़ नहीं पाए। जैसे ही महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का निधन होता है, तुरंत 1 साल बाद बॉम्बे में पहली फसाद हिंदू मुसलमान के नाम पर की जाती है। उसकी भी इंक्वायरी चिरोल के इंक्वायरी में आ गई और सबूत और तथ्य के आधार पर कहा गया कि तिलक ने धार्मिक उन्माद बनाया,
मस्जिदों के सामने बैंड बजाया, बाजा बजाया, जिसे धार्मिक उन्माद को आधार बनाकर हिंदू मुसलमान की बॉम्बे में पहली फसाद हुई। दूसरी फसाद पुणे के अंदर करवाने की योजना बनाई सन 1897 में, जब पुणे में प्लेग आया था। केसरी में फसाद को माहौल बनाने के लिए लेख लिखे गए। यह बात का भी जिक्र किया गया कि अंग्रेज अफसर लोग जो गाय के चमड़े से बने हुए जूते वो डायरेक्ट ब्राह्मणों के घर के अंदर घुसते हैं। यानी धार्मिक आधार बनाकर तिलक ने पुणे के अंदर भी फसाद की, उसकी इंक्वायरी भी की गई चिरोल खटले में, चिरोल के इंक्वायरी रिपोर्ट में। अरे शाहू महाराज को मारने का प्लान, पुणे और बॉम्बे में फसाद करवाने का प्लान, और उसके अंदर बंगाल में भी फसाद करवाने के लिए तिलक का बंगाल में बार बार जाना, और बंगाल के अंदर जो असंतोष पैदा हुआ, इसकी जनक भी पुणे के कोकणस्थ ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक है। ये इंक्वायरी में सामने आया और चिरोल ने कहा कि सारी समस्या की जड़ बाल गंगाधर तिलक है। तो एक लाइन में उन्होंने लिखा, तिलक असंतोष के जनक है। गाली है, पाठ्यक्रम में बताता है तिलक असंतोष के जनक है। बैकग्राउंड क्यों नहीं बताते? कोकणस्थ ब्राह्मण लोगों ने शाहू छत्रपति महाराज के संस्थान में भी एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया था शिवाजी क्लब के नाम से, और 1903 में उसकी इंक्वायरी शाहू छत्रपति महाराज ने करवाई और उनको पकड़ाया गया। और कोल्हापुर के अंदर दामू जोशी नामक एक टेररिस्ट था और सबूत के आधार पर उसको पकड़ाया गया था, मगर ब्राह्मण अधिकारियों ने उसको बाद में रातों रात भगाया और वो बहुत सालों तक चुप कर रहा, क्योंकि शाहू महाराज कुछ कानून से बंधे हुए थे। उनको मारने की पूर्ण रूप से योजना तिलक दामू जोशी के द्वारा करना चाहते थे। महाराष्ट्र के परली में भी उनका एक टेररिस्ट ग्रुप था जो निजाम के स्टेट में आता है। पुणे उनका एक सेंटर था और कोल्हापुर को सेंटर बनाना चाहते थे, मगर शाहू छत्रपति महाराज उसको बनने नहीं दे रहे। शाहू छत्रपति महाराज ने कुलकर्णी पद रद्द किया, तलाठी पद्धत लाया। इससे वो परेशान हुए और उन्होंने कोल्हापुर के नजदीक जो बेलगांव है, वहां का एक ब्राह्मण वकील ब्राह्मण बेलवी को आधार बनाया और कोल्हापुर संस्थान के इर्द गिर्द तिलक के लोगों ने सभाएं लेकर शाहू छत्रपति महाराज को परेशान करने का काम किया। शाहू छत्रपति महाराज एक केस जिंदगी भर लड़ते रहे और वो इचलकरंजी संस्थान के खिलाफ चली हुई केस। इचलकरंजी संस्थान के अंदर बाजीराव पेशवान की खानदान की लड़कियां वहां दी गई थी, इसलिए वहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था। कोल्हापुर को लगा हुआ सांगली संस्थान ये भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में था। तो शाहू छत्रपति महाराज को टारगेट करते हुए बेलवी और बाकी लोगों ने वहां एक अफवाह फैलाई। शाहू छत्रपति महाराज ने 19 जुलाई 1920 को कर्नल वुड हाउस को अपने कॉन्फिडेंशियल खत में लिखा कि मुझे जानवर पालने का शौक है, इसलिए उनको खाने के लिए मांस दिया जाता है। ब्राह्मणों ने इसका फायदा लेकर मेरे विरोध में यह अफवाह फैलाना शुरू किया है कि गोमांस के साथ अन्य मांस मिक्स करके मैं प्रोत्साहन देता हूं और वह खुले मार्केट में उसकी बिक्री करता हूं, और मैं क्रिश्चियन धर्म भी अपना चुका हूं, ऐसा ब्राह्मण प्रचार करते हैं। जैसे 1857 में
कारतूस के अंदर सुअर की और गाय की चर्बी है, ऐसी अफवाह ब्राह्मणों ने फैलाई थी। उसी तर्ज पर यहां भी कोल्हापुर में गोमांस की झूठी अफवाहें ब्राह्मणों ने फैलाना शुरू कर दिया है। ऐसा वुड हाउस के खत में शाहू छत्रपति महाराज कहते हैं। यानी शाहू छत्रपति महाराज शूद्रातिशूद्रों को अधिकार दे रहे, कुलकर्णी पद रद्द कर रहे। शाहू छत्रपति महाराज अपने संस्थान में शिक्षा सख्ती से कर रहे। शाहू छत्रपति महाराज ब्राह्मणों को छोड़कर सभी नॉन ब्राह्मण लोगों को, शूद्रातिशूद्रों को रिजर्वेशन दे रहे, महिलाओं को अधिकार दे रहे, स्कूल खोल रहे, फॉरेन में भेज रहे। तो शाहू महाराज के खिलाफ ब्राह्मणों ने यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि शाहू छत्रपति महाराज गाय का मांस मिक्स करके वो मार्केट में बेचते हैं। ऐसे अफवाह फैलाना शुरू किया। इससे आप अंदाजा बना सकते हो कि उनके ऊपर कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा था। 7 नवंबर 1920 को मॉन्टेगमेरी को लिखा हुए खत में शाहू छत्रपति महाराज ने कहा कि जनसभा को डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए और बहुजन समाज के लायक नेताओं पर हमला करने के लिए डेक्कन जिमखाना में तिलक ने एक गुंडों की फौज खड़ी की है। पुणे के अंदर एक डेक्कन जिमखाना है। शाहू छत्रपति महाराज के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने, जब उनकी शिक्षा संस्था की एक जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही थी और वहां कई सारे लोग थे और वह सत्यशोधक समाज जो शाहू महाराज के प्रोत्साहन के द्वारा चलाया जा रहा था, उनके पदाधिकारी थे। तो शाहू छत्रपति महाराज के सभा में कुछ गुंडे यही डेक्कन जिमखाना के अंदर तैयार किए गए किराए के टट्टू गुंडों को भेजा और शाहू छत्रपति महाराज पर जानलेवा हमला करने की भी साजिश रची गई, जिसमें मोरे नामक एक किराए से गुंडा लाया था और शाहू छत्रपति महाराज की सभा के अंदर पथराव किया था। यानी वहां भी तिलक के द्वारा साजिश की गई थी। सत्यशोधक समाज के लोग परेशान हुए। जब तिलक की पुणे के अंदर सभा शुरू हुई तो सत्यशोधक लोगों ने तिलक के ऊपर अंडे की वर्षा की और तिलक को उसी सभा से भागना पड़ा था। लड़ाई हो रही है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में गांधी विलन है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नायक है, उसी तरह शाहू छत्रपति महाराज नायक है और बाल गंगाधर तिलक खलनायक है और गांधी भी खलनायक है। शाहू छत्रपति महाराज को मारने का अलग अलग तरीके से प्लान किया गया, यही चित्पावन ब्राह्मणों ने किया। इन्हीं चित्पावन ब्राह्मणों ने शाहू छत्रपति महाराज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, शाहू छत्रपति महाराज का चरित्रहनन किया, किराए से ब्राह्मण औरतों को झूठी खत लिखने को कहा। इतना ही नहीं, शाहू छत्रपति महाराज के खिलाफ बेलवी नामक जो बेलगांव का ब्राह्मण था, उसने एक स्टेटमेंट दिया और वो अखबारों में छापा और अंग्रेजों को शाहू महाराज बार बार कह रहे ऐसे अखबारों पर आप प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। उसने कहा कि कोल्हापुर संस्थान में एक भी ब्राह्मणों की औरत की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यानी शाहू छत्रपति महाराज के खिलाफ हर तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं और अंग्रेज लोग भी ब्राह्मणों की नीति को तोड़ नहीं रहे हैं। अंग्रेजों के धोरणों में चेंज हुआ है। 1857 का गदर विफल होने के बाद अंग्रेजों की नीति थी कि हम धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शाहू छत्रपति महाराज के गुप्त खत को डिस्क्लोज किया जा रहा था। एक खत शाहू छत्रपति महाराज का डिस्क्लोज हुआ है और यह खत जो है गांधी जी के संदर्भ में और गांधी जी का उदय हो चुका था।
जिसमें गांधी जी के संदर्भ में शाहू छत्रपति महाराज कहते हैं कि ये हवा में तैरने वाला नेता है, जमीन पर चलने वाला नहीं है, ये बनिया है और ये ऊंट पर बैठकर भेड़ बकरियां चारने वाला नेता है और आम लोगों को भ्रमित करने वाला है, उसके तत्व सही नहीं है। जैसे शाहू छत्रपति महाराज तिलक के खिलाफ थे, उसी तरह गांधी के भी खिलाफ थे। शाहू चरित्रकारों ने शाहू चरित्र में तिलक की भी स्तुति की और गांधी की भी स्तुति की। बड़ा आश्चर्यजनक बात है। शाहू छत्रपति महाराज तिलक के भी खिलाफ है, गांधी के भी खिलाफ है। और उनकी कुछ जो खत है वो डिस्क्लोज हो रहे थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणों के साथ लगे हुए थे और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए उनके निजी जो खत थे उसको डिस्क्लोज किया जा रहा था। इससे भी शाहू महाराज परेशान हो गए थे। शाहू छत्रपति महाराज को बदनाम करने की और एक तरीका ब्राह्मणों ने अपनाया। इन्हीं दक्खन के ब्राह्मणों ने उनकी लड़की को बदनाम किया गया, उनकी बहू को बदनाम किया गया, शाहू छत्रपति महाराज को बदनाम किया, उनका चरित्र हनन किया गया, शाहू छत्रपति महाराज की महारानी को बदनाम किया गया। अरे ब्राह्मण लोगों ने हर तरीके से उनको परेशान करने की योजना बनाई थी, इसीलिए शाहू छत्रपति महाराज की वो बात भी नहीं सुन रहे थे कि ऐसे अखबारों पर पाबंदी लाया जाए। जब वो मान नहीं रहे थे तो शाहू छत्रपति महाराज ने नॉन ब्राह्मण्स लोगों के अंदर अखबार शुरू किए थे और वो अखबार फिर उसका जवाब देने का काम शुरू हुआ था। उसी के तहत शाहू छत्रपति महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को मूक नायक नामक अखबार शुरू करने के लिए भी खुलकर सहयोग दिया था। साथियों, शाहू छत्रपति महाराज को मारने का षड्यंत्र किया, उनकी बदनामी करने का षड्यंत्र किया, तो शाहू छत्रपति महाराज ने उस समय जो भाकित किया था उसमें और एक भाकित है कि तिलक ही आतंकवाद के जनक है और तिलक ही भारत में बम लाया। शाहू छत्रपति महाराज ने यह आरोप लगाया कि तिलक ने भारत में बम लाया है। जब उन्होंने ऐसा कहा था तो अंग्रेज लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, मगर जब इंक्वायरी की गई तो तिलक के घर में ही बम पाया गया था और तिलक दोषी पाए गए थे। यानी सेनापति बापट, विदा सावरकर, बालाराव सावरकर, इन लोगों को पेरिस, लंदन, रशिया, इन जगहों पर टेररिस्ट ग्रुप के साथ ट्रेनिंग के लिए तिलक ने भेजा था। जैक्सन और रैंड की हत्या इन सावरकर बंधुओं ने किया था, सापेकर बंधुओं ने किया था। सावरकर बंधुओं का भी इस हत्या में हाथ था। जैक्सन की इसीलिए हत्या की गई थी कि जैक्सन जो कलेक्टर थे ये शाहू छत्रपति महाराज के भाई के नजदीकी थे। अगर उनकी हत्या की जाती है तो इसका स्वाभाविक इल्जाम शाहू महाराज पर आना चाहिए। यह गुप्त योजना तिलक के कंपू की थी। शाहू छत्रपति महाराज ने इन चितपावन ब्राह्मणों को कहा यह आतंकवादी लोगों का गिरोह है। उन्होंने आगे कहा कि ये मेरी हत्या कब कर सकते हैं, जब मैं गाड़ी चला रहा हूंगा। शाहू महाराज जब बॉम्बे जाते थे खुद गाड़ी चलाते थे। वो अपनी सुरक्षा के संदर्भ में इतने सतर्क थे, खुद गाड़ी चलाते थे। वो कहते हैं जब मैं गाड़ी चला रहा हूंगा तब ये मेरी हत्या कर सकते, या लोगों को अफवाह फैलाकर झुंड के साथ मेरे ऊपर हमला कर सकते। आखिर में शाहू छत्रपति महाराज की तिलक के ग्रुप की और गांधी के ग्रुप की एक्सपोज करने का और फ्यूचर राजनीतिक प्लान की घोषणा करने के लिए पुणे जिले के अंदर बारामती में जहां शरद पवार रहते बारामती के अंदर सत्यशोधक समाज की एक परिषद का आयोजन किया था
और अंग्रेजों की खुफिया एजेंसी ने अंग्रेज अधिकारियों को जानकारी दिया था कि शाहू छत्रपति महाराज को बारामती न भेजा जाए, क्योंकि उनकी हत्या करने की पूर्ण रूप से प्लान किया गया है। अंग्रेजों का जैसा खुफिया एजेंसी था, शाहू छत्रपति महाराज के भी खुफिया लोग थे। उनके द्वारा भी शाहू छत्रपति महाराज को यह जानकारी मिली कि शाहू महाराज की जान को खतरा है, और शाहू महाराज को अंग्रेजों ने वहां जाने से रोका। एक दिन मुझे प्रवीण गायकवाड़ जी ने आग्रह किया कि आपको संभाजी महाराज के साथ थोड़ी मीटिंग करना है, आप चलिए। मैं उनके साथ जा रहा था। जेधे जो थे उनका पुराना मंदिर था, वह जीर्णोद्धार का कार्यक्रम था और उनकी वो कुल दैवत थी। और हम दरमियान काफी समय चर्चा करते गए, और मैंने जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर है छत्रपति संभाजी महाराज को कहा कि ये ब्राह्मण इतने नीच है कि शाहू छत्रपति महाराज की हत्या करने की भी उन्होंने योजना बनाई थी। तब उन्होंने आंख खड़ी करके कहा था, क्या कहते हो, ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, ये पहली जानकारी है। जब हम लोग जेदे की उस गांव से लौट रहे थे तो वहां कुछ जानकार मराठा लोग जेदे परिवार के हमें रिहा करने के लिए आए। तब महाराज को नजदीक लेकर उस बुजुर्ग मराठा आदमी ने कहा, सावधान रहो, शाहू महाराज की भी हत्या करने की ब्राह्मणों ने योजना बनाई थी। मैं जेधे खानदान का हो, हमें पूरा मालूम है। जब हम दोनों निकले तो संभाजी महाराज ने कहा, खरात आपकी बात तो सही साबित हुई। मैं इस कार्यक्रम के मौके पर कहना चाहता हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज की नेचुरल हत्या नहीं हुई है, उन्हें मारा गया है। वो डायबिटीज पेशेंट थे, उनके ऊपर प्रेशर लाया गया, उनके परिवार का चरित्रहनन किया, उनको बदनाम किया गया। और इतना ही नहीं, श्रीपाद अमृत डांगे द्वारा 1921 में उनके निजी खतों को चोरी करके, जो कभी पब्लिश हुए या अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ब्राह्मणों को प्रोवाइड किए गए, डिस्क्लोज किए गए, ऐसे खतों को संकलित करके नचिकेलकर और श्रीपाद अमृत डांगे द्वारा एक किताब पब्लिश की गई थी, जिस किताब का शीर्षक था आमचे स्वराज्य द्रोही टिळक, आमचे स्वराज्य द्रोही छत्रपति। यानी तिलक का शिष्य श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे ने किताब बनाई, केसरी में पहले छपकर आया, बाद में उसका बुकलेट बनाया और श्रीपाद अमृत डांगे लेखक के तौर पर, प्रकाशक के तौर पर रखा गया। और शाहू छत्रपति महाराज को स्वराज्य द्रोही कहा गया, ताकि लोगों के द्वारा उनकी हत्या करवाने की भी एक साजिश थी। और छत्रपति शाहू महाराज को टॉर्चरिंग किया, बहुत बड़े पैमाने पर परेशान किया गया। और उनके बेटी की मौत भी इसी परिस्थिति में हो गई थी। अपने बेटी की मौत होने के बाद उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि जब से मेरा बेटा गुजर गया है, मेरे दिल में एक ही भावना है कि मेरे जीते जी बहुजन समाज इन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो, ये मेरी आंखों से मैं देखना चाहता हूं। शाहू छत्रपति महाराज ने जिंदगी लगाकर ब्राह्मणों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, उसका संदर्भ यह है कि उनको परेशान करने का दक्खन के ब्राह्मणों ने काम किया। शाहू छत्रपति महाराज ने जो बात कही, वो बात सिद्ध करने के लिए वर्तमान में हमारे पास सबूत है। तिलक के पास प्रोफेसर तोपखाने नामक एक ब्राह्मण को, प्रोफेसर तोपखाने को तिलक जहां रहता था उसके महल में, वहां उसको भेजा। जब तोपखाने वहां गए और शाहू महाराज का जिक्र आया, तो शाहू महाराज के संदर्भ में 7 जुलाई 1920 को तिलक ने तोपखाने के मुंह पर कहा, महाराज को समझाओ कि वो ब्राह्मणेतर लोगों का जागृति का काम न करे, और वो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के अंदर दरी पैदा न करे, ब्राह्मण के खिलाफ न बोले, और बहुजन समाज के अंदर
उनके हक अधिकार की बात न कहे। अगर शाहू छत्रपति महाराज ने यह कार्य नहीं छोड़ा तो शाहू छत्रपति महाराज का जैक्सन और रैंड की तरह हम लोग हत्या कर देंगे। यह शाहू छत्रपति महाराज ने यह खत 7 जुलाई 1920 को कर्नल वुडहाउस को लिखा कि मेरा आदमी उसके पास गया था अंदरूनी जानकारी लेने के लिए, तब उसने यह बात कही। तिलक का एक खास आदमी था, दादा साहेब खापर्डे, अमरावती के ब्राह्मण थे। तो तिलक की ताकत को घटाने के लिए शाहू महाराज वहां गए अमरावती। बेलवी को हराने के लिए बेलगांव गए, लिंगायतों ने समर्थन दिया, मराठाओं ने समर्थन दिया। वहां परास्त करने के बाद अमरावती गए, वहां वराड़ प्रांत की बड़ी सभा ली। सभा होती शाहू महाराज जब कोल्हापुर आए तो कोल्हापुर के अंदर जो ब्राह्मण बस्ती है वहां पर बड़े बोर्ड पर एक नोटिस छापी हुई, पुलिस को दिखाई दिया, लोगों को दिखाई दिया, और जिसके ऊपर लिखा था शाहू छत्रपति महाराज को 20 तारीख के अंदर मर्डर करने वाले, यानी खुल ओपन चुनौती। इस रूप से देखा जाए तो शाहू छत्रपति महाराज को यही दक्कन के ब्राह्मण परेशान कर रहे थे। अब वर्तमान में इसका क्या संदर्भ है? तिलक का निधन 1920 में हुआ, शाहू छत्रपति महाराज का निधन 1922 में हुआ और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। आरएसएस की स्थापना करने वाला जो ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण तिलक का शिष्य है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार यह तिलक का शिष्य है और तिलक कांग्रेस चला रहे थे। और कांग्रेस किसने बनाई? कांग्रेस भी चित्पावन ब्राह्मणों ने बनाई है। रानड़े, गोखले, तिलक और बंगाल के ब्राह्मण चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, ये ब्राह्मण है। बंगाल के ब्राह्मण और पूना के चित्पावन ब्राह्मण, इन्होंने मिलकर कांग्रेस बनाई। और कांग्रेस का तिलक का जो गुट है जहालवादी, उस जहालवादी गुट का हिंसक कार्रवाई में शामिल होने वाला डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इसने 1925 में आरएसएस बनाई। यानी कांग्रेस का, विदर्भ कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद उसने कांग्रेस के अधिनियम स्वयंसेवक की विंग बनाई। और जब नमक का सत्याग्रह था तब यही आरएसएस के लोग चड्डी पहनकर उस सत्याग्रह में शामिल थे। कांग्रेस अलग नहीं है, आरएसएस अलग नहीं है। कांग्रेस की स्थापना करने वाले चित्पावन ब्राह्मण और आरएसएस की स्थापना करने वाले चित्पावन ब्राह्मण आज पूर्ण रूप से देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हावी हो गए हैं। शाहू छत्रपति महाराज ने जो भाकित किया था वो आज 200% सही सिद्ध हुआ। और इसके तथ्य और सबूत हमारे पास है। तथ्य और सबूत नंबर 1, हिंसा ही ब्राह्मणों के वर्चस्व का मूल कारण है। प्राचीन भारत में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और मौर्य साम्राज्य को खत्म करने की योजना बनाई। तिलक ने पेशवा ब्राह्मणों का आदर्श बनाकर शाहू छत्रपति महाराज को परेशान किया और तिलक के आतंकवादी गुट ने शाहू छत्रपति महाराज की हत्या की। समान है। डांगे उस हत्या में शामिल है, बदनाम करने में शामिल है। यही डांगे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की हत्या करने में भी शामिल है। चित्पावन ब्राह्मणों का स्थायी गुण है हिंसा करना। चित्पावन ब्राह्मण किसको आदर्श मानते? परशुराम को आदर्श मानते, बाजीराव को आदर्श मानते। बाजीराव तो भगोड़ा बाजीराव था, फिर भी उसको आदर्श मानते। क्यों आदर्श मानते? क्योंकि वो ब्राह्मण ज्यादा क्रूएल था, ज्यादा षड्यंत्रकारी था। साथियों, ब्राह्मणों का जो स्थायी स्वभाव है हिंसा का स्वभाव है और हिंसा के बगैर ब्राह्मण जिंदा नहीं रह सकते।
क्योंकि हिंसा ही उनके वर्चस्व का मूल कारण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ धोखा किया, उनकी हत्या कर दी। तिलक का एक शिष्य है जो वेदोक्त प्रकरण में शामिल था, उसने अखबार में लिखा कि शिवाजी महाराज ने शूद्र होने के बावजूद क्षत्रिय होने का दावा किया और जोर जबरदस्ती से राज्याभिषेक किया, इसलिए शिवाजी महाराज शौचकूप में गिरकर मर गए, यानी टॉयलेट रूम में गिर के मर गए। यानी इतनी घृणा शाहू छत्रपति महाराज के समय में लिखा गया ये आर्टिकल है, जिसमें वो ये भी नहीं देख रहे कि उनका एक वारिस जिंदा है। और आज भैया जोशी जैसा आरएसएस का प्रमुख छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक पर भद्दी टिप्पणी करता है, यानी आज भी ब्राह्मणों का व्यवहार छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ है। जेम्स लेन के दरमियान यही भांडारकर संस्था को प्रोटेक्शन करने का काम वाजपेयी ने किया था और कांग्रेस ने 2006 में इस भांडारकर संस्था को पैसा दिया था। ब्राह्मणों का जो स्वभाव हिंसा है, और इसका वर्तमान अगर सबूत देखा जाए तो उनका वर्तमान सबूत ब्राह्मणों ने देश भर में बम ब्लास्ट किए, यह उसका सबूत है। जितनी भी देश में आतंकवादी कार्रवाई हुई उसके मास्टरमाइंड ब्राह्मण है, और उसमें खास करके चितवान ब्राह्मण इसके मास्टरमाइंड है। इसका प्रमुख नेता है मोहन भागवत। देश भर में जितने भी बम ब्लास्ट हुए वो उसका मास्टरमाइंड मोहन भागवत है। 21 जगह बम ब्लास्ट किए, और ये हम ऐसे नहीं कर रहे। देश भर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है वो मोहन भागवत है। हम हवा में नहीं कर रहे, इसके लिए हमारे पास सबूत है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने फरीदाबाद 2008 में जो गुप्त मीटिंग की, उस गुप्त मीटिंग में ये इस बात का स्वीकार किया, और उनके सहयोगियों ने भी इस बात का स्वीकार किया कि उनकी और भागवत की देश भर के आतंकवादी कार्रवाई, बम ब्लास्ट की कार्रवाई में मोहन भागवत की सलाह ली गई है। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि अगर उसकी सही इंक्वायरी होती तो आज मोहन भागवत सलाखे में होते या सूली पर होते। सिंह नामक व्यक्ति कहता है उसकी गुप्त मीटिंग में, जो चार्जशीट दाखिल की करकरी जी ने, और ये डॉक्यूमेंट जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट मुशर्रफ साहब ने उनसे हासिल किए थे। पेज नंबर 70 पर भागवत का जिक्र करते हुए डॉक्टर आरपी सिंह, इसकी बाद में इंक्वायरी नहीं हुई, पुरोहित की तरह ही ये मास्टरमाइंड है वो कहता है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है, उत्तरांचल में बहुत प्रयास करने के बाद भी आज हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार माओवादियों का खुला समर्थन कर रही है। यह बात मैंने संघ के बड़े अधिकारियों को बोला। माननीय मोहन भागवत जी से मैं मिला था, 2 घंटे मिलके सब बताया था। वहां के पुलिस चीफ सुभाष जोशी को बोला था, मैं उनसे मिला भी था 2 बार। हमारी लगातार बातचीत होती रही। फरीदाबाद की जो गुप्त मीटिंग हुई, उस गुप्त मीटिंग में इस बात का जिक्र आया कि मोहन भागवत के साथ ये सारे प्लानिंग की चर्चा हो रही है। पुरोहित ने खास एक बात का जिक्र किया, वो जिक्र क्या है, जब उनकी मीटिंग चल रही थी तब उनकी मीटिंग में अचानक एक BH शर्मा प्रेम सिंह जी का एंट्री हुआ और उनका परिचय कर पुरोहित ने दिया। इनका परिचय BH शर्मा प्रेम सिंह जी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बीजेपी और 1940 से स्वयंसेवक है और काफी संघर्ष में जीवन अब तक इनका रहा है। यानी पुरोहित बीजेपी के लोगों को देश भर के अंदर बम ब्लास्ट करने की मीटिंग में बुला रहे हैं। आरएसएस के वर्कर इसके साथ सम्मिलित हैं। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? आरएसएस। सुनील जोशी कौन है? आरएसएस। जितने सारे नाम दिखा दिए वो सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। चितपावन ब्राह्मण लोगों ने देश पर कब्जा किया है
और उन चितपावन ब्राह्मण लोगों ने देश पर कब्जा करके एक बड़ी साजिश देश में रची है। इसका मैं एविडेंस देना चाहता हूं। वो एविडेंस क्या है? वो एविडेंस है कि फरीदाबाद की मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने एक स्टेटमेंट दिया, जहरीला स्टेटमेंट दिया। वो कहता है, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। पुरोहित कह रहा है हम ब्राह्मण लोग भारत के नहीं है, इसलिए हमें भारतीय लोगों के साथ विद्रोह करना होगा और भारत के संविधान के साथ द्रोह करना होगा। यह राष्ट्रद्रोह का कार्य लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने किया। चितपावन ब्राह्मण है। शाहू छत्रपति महाराज कह रहे थे 1920 में, यह लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने और मोहन भागवत ने वर्तमान में शाहू छत्रपति महाराज की भविष्यवाणी सही साबित की। और आज केवल महाराष्ट्र पर नहीं बल्कि समूचे देश पर यह 3% ब्राह्मणों का कब्जा है और 3% ब्राह्मणों में भी चितपावन ब्राह्मणों का 100% कब्जा। पुरोहित आगे कहता है पेज नंबर 64 पर, वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फाइट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। पुरोहित उस मीटिंग में कह रहा है कि हमें हमारा नया संविधान चाहिए और यही हमारा नए आजादी का आंदोलन है। लॉकडाउन के पहले 60 पन्ने की एक नई कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ कॉपी घूम रही थी। बाद में संघ को स्पष्टीकरण देना पड़ा, वो हमारी नहीं। साइबर क्राइम है, असली गुनहगार को पकड़ सकते थे, आरएसएस ने ही वो बनाई है। जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाता वो संविधान को बदलने की पूरी प्लानिंग कर रहे नहीं, कर चुके। पुरोहित ने 69 पेज पर का जो कोर्ट में दर्ज किया चार्जशीट मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर पेज नंबर 69 में कहा, नॉकिंग डाउन एक ही तरीका है, यह संविधान को मानना ही नहीं है। और पेज नंबर 72 पर यही पुरोहित कहता है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अप्लीकेबल टू अस, will not acceptable to us, another constitution will come into place, then Hindu राष्ट्र is established। पुरोहित खुलेआम कह रहा है कि हम लोग ब्राह्मण विदेशी है, हमें संविधान को मानना नहीं है। और दूसरा, वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कब होगी? वो कहता है जब तक भारत का वर्तमान संविधान रहेगा हिंदू राष्ट्र कामयाब नहीं होगा। जब तक भारत के संविधान को डिस्ट्रॉय नहीं करते तब तक भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। उस डिस्कशन में दूसरा सदस्य उसको कहता है, अगर मान लो यह संविधान रद्द हो गया तो हमारा भविष्य का कौन सा संविधान रहेगा? तो वो कहता है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 14 स्मृतियां हैं, श्रुति स्मृतियां, सबको इकट्ठा करके लागू करेंगे, नहीं तो हमारे पास आदर्श मनुस्मृति है उसको लागू करेंगे। और आखिर में पुरोहित कहता है वैदिक धर्म के अनुसार ही राष्ट्र चलेगा, इसे ही हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। यानी ब्राह्मण लोग समाज में हिंदू राष्ट्र की जो व्याख्या कर रहे हैं और गुप्त रूप से जो व्याख्या कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नया संविधान बनाया जाएगा, उसके अनुसार राष्ट्र का संचालन होगा, इस पर प्लान कर रहे हैं। साथियों, शाहू छत्रपति महाराज का एक स्टेटमेंट को वर्तमान रूप से अगर देखा जाए तो सबूत और तथ्य सामने आ जाते हैं। ब्राह्मण लोग हिंसा के कार्रवाई पर क्यों आ गए? उसका पहला कारण है, नंबर 1, 21 मई 2001 को ब्राह्मण विदेशी है ऐसा डॉक्टर माइकल बामशात के द्वारा डीएनए रिसर्च से साबित हो गया। ब्राह्मणों में हड़कंप मच गई। अगर यह बात 6 लाख गांव तक पहुंच गई, जैसा अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा तो कल हमें भी भागना पड़ सकता है। इसलिए ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने एक अलग प्रतिक्रिया की और कांग्रेस के ब्राह्मणों ने अलग प्रतिक्रिया की, और दोनों का मकसद एक ही था। उन्होंने क्या किया?
कांग्रेस के ब्राह्मणों ने 2004 और 2009 के चुनाव में ईवीएम घोटाला किया। यह ब्राह्मणों के विदेशी साबित होने के बाद की यह सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस के ब्राह्मणों ने ईवीएम घोटाला किया, क्योंकि उन्हें डर सताने लगा कि ब्राह्मण विदेशी साबित हो जाने के बाद ब्राह्मणों का क्या होगा। इससे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ब्राह्मणों का पूर्ण कब्जा किया जाए। दूसरा कब्जा, दूसरा बड़ा षड्यंत्र आरएसएस के लोगों ने किया। पूरे देश भर में जितने भी बम ब्लास्ट हुए 2001 के बाद हुए, चाहे मालेगांव बम ब्लास्ट हो, नांदेड़ का बम ब्लास्ट हो, हैदराबाद का बम ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस का बम ब्लास्ट हो, और ये सारे के सारे बम ब्लास्ट करने वाले ब्राह्मण आरएसएस के ब्राह्मण हैं। जब आरएसएस का लिंक है आरएस बम ब्लास्ट के साथ, यह बात जब उजागर होने लगी तो 2011 में यही आरएसएस का प्रवक्ता भैयाजी जोशी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरएसएस की तरफ से एक रिटर्न मेमोरेंडम दिया। इसकी ऑनलाइन खबरें अवेलेबल है और उसका हेडिंग था कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया है, और जिसमें कहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और उनके सहयोगी लोगों को कभी भी रिहा मत करो। अगर उनको रिहा करोगे तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के नेता, वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार, इनकी जान को खतरा है। 2011 को आरएसएस अपनी छवि बचाने के लिए कुछ ब्राह्मणों की बलि देने के लिए तैयार हुए, जैसे गोडसे की बलि दिया, मालूम था उसको फांसी होने वाली है। खतरा करवा के गांधी को मारने गया ताकि कुछ दिन अफवाह रहे कि मुसलमान ने मारा। ये भी करते दक्खन के ब्राह्मण। गांधी को मरवाने के लिए दक्खन के ब्राह्मण सामने आए। गांधी की हत्या क्यों करवाई? क्योंकि ब्राह्मणों ने मिलकर भारत का पार्टीशन किया। पार्टीशन की चर्चा ना हो इसलिए दक्खन के ब्राह्मणों ने पहल किया। कोकणस्थ ब्राह्मणों ने देश भर में बम ब्लास्ट किए, पकड़ में आ गए तो कहना शुरू कर दिया इनसे आरएसएस को ही धोखा है। 2014 में भाजपा ने कांग्रेस का साथ सहयोग लेकर ईवीएम घोटाला किया और केंद्र में और राज्य में महाराष्ट्र की सरकार आई तो 2014 में कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मणों ने, आरएसएस के ब्राह्मणों ने इन सारे जो देश भर के अंदर बम ब्लास्ट करने की गतिविधि में पकड़े गए जितने भी सारे ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मणों को रिहा किया। अब भैया जोशी चुप क्यों है? मोहन भागवत चुप क्यों है? क्या अभी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित से आपको खतरा नहीं है? प्रज्ञा ठाकुर से खतरा नहीं है? अरे प्रज्ञा ठाकुर को मोहन भागवत के कहने पर लोकसभा में चुनाव के लिए खड़ा किया और ईवीएम घोटाला करके प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनवा कर लाया, रमेश उपाध्याय को रिहा किया। जिस ब्राह्मण ने, बंगाली ब्राह्मण ने कन्फेशन दिया कि देश भर का बम ब्लास्ट भागवत के कहने पर मैंने किया है, उस आसिमानंद को क्लीन चिट देकर बाहर लाया गया। अभी भी मुकदमे चल रहे, खारिज नहीं हुए। 2019 में जब लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ये चितवावन ब्राह्मण रिहा हुआ तो इसने मीडिया में आकर स्टेटमेंट दिया कि सारा मिलिट्री मेरे साथ है, मैं राष्ट्रवादी हूं। उसके ऊपर आरोप था राष्ट्रद्रोह का, संविधान द्रोह का। वो अभी कहने लगा मैं राष्ट्रवादी हूं और मिलिट्री विभाग मेरे समर्थन में है। तो 2017 में 2 खबर छपकर आई और वो एकमात्र खबर थी जो उसका असली चरित्र लोगों को बताने वाली, और वो खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई। इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर आई वो किसी भी प्रांतीय भाषा में नहीं आई, और उस खबर का हेडिंग क्या था? लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का दावा झूठा। उल्टा मिलिट्री डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करके जो दिया था उसमें पुरोहित दोषी पाया गया था। बड़ा आश्चर्यजनक मामला।
एक मिलिट्री विभाग स्वतंत्र विभाग है, शासन व्यवस्था में बीजेपी है, न्यायपालिका में ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, जो ईवीएम घोटाले से चुनकर गए लोग हैं, उन्होंने न्यायपालिका का मिसयूज किया और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य साथियों को फायर किया। प्रज्ञा ठाकुर कैसे चुनाव लड़ी, जिसके ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं? वो एमपी कैसे बनी? ईवीएम घोटाले से बनी, न्यायपालिका को मैनेज करने से बनी। मिलिट्री विभाग ने 2017 में बीजेपी के कार्यकाल में डिस्क्लोज किया कि जब इसकी इंक्वायरी चल रही थी, इसमें हमें ये आतंकवादी गतिविधियों में पाया गया। उस रिपोर्ट में, मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है, उस खबर के मुताबिक, कि मुसलमान लोग रहते कैसे हैं, मुसलमान लोगों की धार्मिक रीति रिवाज है क्या, यह जानने के लिए पुरोहित ने अरबी और उर्दू लैंग्वेज सीखने के लिए एडमिशन तक लिया था। जब एटीएस ने उसकी बीवी अपर्णा पुरोहित की जब इंक्वायरी की, तब उसने भी यह कबूल किया था, हां वो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है, वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है, मुसलमान के खिलाफ बोलता है। मैंने उसको कहा था कि तुम ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित मत होना। उस रिपोर्ट, वो जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो जानकारी भारतीय मीडिया ने हाइड कर दी। 2 दिन के बाद और एक खबर आ गई। उस खबर में कहा गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित मिलिट्री का प्रमुख होने के बावजूद उसने कई सारे हथियार ब्लैक में बेच दिए, और ये बहुत सारे रिकॉर्ड, उसके नाम पर बंदूकें हैं, उसके नाम पर गाड़ियां है, उसके नाम पर कई सारे मोबाइल है, और उसने सिम कार्ड तक चेंज किए। और जब उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई तो उसने अधिकारियों को अभी ब्लैकमेल किया। ये तथ्य के आधार पर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के आधार पर वो दोषी है। कैसे कह सकता है तुम राष्ट्रवादी हो? ब्राह्मण राष्ट्रवादी नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्र विरोधी है। ब्राह्मण इस देश के नहीं है, इसीलिए इस देश में बम ब्लास्ट कर रहे हैं, अपना विदेशी मन छुपाने के लिए बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तो आज ब्राह्मणों का देश पर जो कब्जा हुआ, इसके लिए देश भर में जो बम ब्लास्ट किए, ये भी कारणीभूत है। ईवीएम घोटाला किया, ये ईवीएम घोटाला करने में भी चित्पावन ब्राह्मणों का हाथ है। देखो, आरएसएस के संघ प्रमुख अधिक संख्या में चित्पावन ब्राह्मण है। भागवत कौन है? चित्पावन ब्राह्मण है। हेडगेवार कौन है? चित्पावन ब्राह्मण है। भैया जोशी कौन है? चित्पावन ब्राह्मण है। आरएसएस की जो सेंट्रल बॉडी है, वो सारे कोकनस्थ ब्राह्मणों की भरी पड़ी है। बीजेपी का भी प्रमुख लीड किसको दिया जाएगा? चित्पावन ब्राह्मणों को दिया जाएगा। गडकरी कौन है? फडणवीस कौन है? यानी देश भर के ब्राह्मणों पर भी चित्पावन ब्राह्मणों का यकीन नहीं है। क्षत्रियों को खुश करने के लिए राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को रखा है। चित्पावन ब्राह्मणों का महाराष्ट्र और पूरे देश पर कब्जा हो गया है। 1 जनवरी 2018 को जब भीमा कोरेगांव के लड़ाई को 200 साल पूरे हुए, यही चित्पावन ब्राह्मण था देवेंद्र फडणवीस। उसने 2 चित्पावन ब्राह्मणों की मदद ली, जिसमें मिलिंद एकबोटे और मनोहर भिड़े थे। इन 3 बदमाश चित्पावन ब्राह्मणों ने 200 साल के उपलक्ष्य में फसाद करवाया। चित्पावन ब्राह्मण, और आज भी तीनों ब्राह्मण बाहर है। फडणवीस जेल में होना चाहिए था, एकबोटे और भिड़े को फांसी होना चाहिए था, मगर आज भी बाहर है। यानी चित्पावन ब्राह्मणों का नियंत्रण हो गया है, जुडिशरी पर ब्राह्मणों का नियंत्रण हो गया है, मीडिया पर ब्राह्मणों का नियंत्रण हो गया है, सारी सिस्टम पर ब्राह्मणों का नियंत्रण हो गया है। इसलिए वो गुनाह भी करते हैं तो उन्हें सजा नहीं हो रही। इसलिए शाहू महाराज का वक्तव्य वर्तमान रूप में प्रासंगिक है। और अंत में यही बात कहना चाहता हूं
कि जो चितमान ब्राह्मणों ने हिंसा के द्वारा देश पर कब्जा किया है, तो आज वर्तमान में भी एक हिंसा की तैयारी कर रहे हैं। इस पर हम MNTV को रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस पर एक अलग से सीरीज चलाए, ताकि मूल निवासी बहुजनों को जागृति हो। वो वर्तमान में भारत के 2 टुकड़े करने के तैयारी में है। यानी इन चितमान ब्राह्मणों का भारत पर वर्चस्व, अनियंत्रित वर्चस्व होने के कारण ईवीएम के माध्यम से घोटाला करके उनके पास जो नाजायज तरीके की सत्ता आई है, वो नाजायज सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वो भविष्य में भारत के टुकड़े करने के तैयारी में है। और दक्षिण भारत 70% एरिया को उन्होंने नाम दिया ASI, और नॉर्थ भारत को उन्होंने नाम दिया ANI, नॉर्थ एंसेस्ट्रल इंडियंस, साउथ एंसेस्ट्रल इंडियंस। अब उन्होंने गड़बड़ कर दिया। रीच डेविड नामक जो व्यक्ति आए थे, एक्सपर्ट DNA साइंटिस्ट, उन्होंने 2009 को थंगराज और सिंह को कहा कि ब्राह्मणों के लिए आप एक टर्म का इस्तेमाल करो, वेस्ट यूरेशन। वो भारत के है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे तुम पागल हो गए क्या? तुम भारत में फसाद करना चाहते हो? ये राजनीतिक कोई हथकंडा है। हमें ब्राह्मण को भारत का ही वासी कहना चाहिए, विदेशी नहीं कहना चाहिए। रिच डेविड ने कहा, DNA ने प्रूव कर दिया ब्राह्मण विदेशी है। जब उन्होंने कहा इनको वेस्ट यूरेशियन कहा जाए, तो दूसरे दिन और मीटिंग हुई, इसमें उन्होंने ANI और ASI का सजेशन किया। और अभी हाल ही में जो 2 DNA रिपोर्ट आए, उसमें भी ये टर्म इस्तेमाल की। और ब्राह्मण इसी आधार पर कह रहे हैं, नहीं नहीं हम बाहर से नहीं आए, हम यहां से बाहर गए थे और बाहर से अब ईसा पूर्व 2000 में आए। आपको जाने का समय मालूम नहीं, आपको आने का है, इसीलिए हमसे समझ लो। ब्राह्मण अभी भारत छोड़ने के तैयारी में नहीं है। वो DNA साइंस उनके खिलाफ होने के बावजूद अपने को भारत का कह रहा है और मूल निवासी कह रहा है, और भारत के टुकड़े करने की तैयारी में है। तो ब्राह्मण हिंसक स्वभाव के हैं, ये DNA ने भी प्रूव कर दिया। वो आतंकवादी है, आक्रांता है, असभ्य है। उन्होंने किसी सभ्यता का निर्माण नहीं किया। बड़े बड़े सभ्यता हमारे लोगों ने निर्माण किया, कल्चर का निर्माण हमारे लोगों ने किया। वो मूल निवासी बहुजनों को अपाहिज, बेरोजगार, भुखमरी के कगार पर लाकर मार रहा है। सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जुडिशरी का मिसयूज कर रहे हैं, सारी मीडिया को गोदी मीडिया के नाम पर यूज कर रहे हैं। RSS और भाजपा के लोग इस देश के लिए संकट साबित हुए हैं। और ये भविष्यवाणी शाहू छत्रपति महाराज की आज 200% सही साबित हुई है। इसलिए आज शाहू छत्रपति महाराज के जयंती के अवसर पर सारे मूल निवासी बहुजन समाज को आगाह करते हैं कि उन्होंने की हुई भविष्यवाणी को अगर आज आप नहीं समझे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी को कोई बचा नहीं सकता। भारत को इन विदेशी ब्राह्मणों से आजाद करना होगा। 3% ब्राह्मण है ये, गांव का सरपंच नहीं चुन सकते। सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इन्होंने कब्जा कैसे किया? हिंसा ही है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की बात मुझे याद आती है और उनकी बात को दोहराकर मेरी बात को मैं खत्म करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि देश के ब्राह्मण डेंजर होते, खतरनाक होते, मगर पूना के ब्राह्मण ज्यादा बदमाश होते, ज्यादा डेंजर होते। क्यों? शाहू छत्रपति शिवाजी महाराज, वो सारा इतिहास को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि पूना बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है। यही वो पूना बदमाश ब्राह्मण है, यही वो चितपावन ब्राह्मण है जिन्होंने आज देश की सारी व्यवस्था पर कब्जा किया है। शाहू छत्रपति महाराज की दूरदृष्टि को याद रखो और शाहू छत्रपति महाराज की संकल्पना का भारत हमें खड़ा करना है। आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर उनके जीवन संदेश को याद करते हुए उनको हम अभिवादन करते हैं।
जय ज्योति, जय जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी।